1985 में शाहबानो केस के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि धार्मिक आजादी के मौलिक अधिकारों को छेड़े बगैर देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों नहीं हो सकता। नवंबर 2019 और मार्च 2020 में यूसीसी प्रपोज किया गया, लेकिन संसद में पेश करने से पहले ही उसे विथड्रॉ कर लिया गया। आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस पर संविधान सभा ने क्या कहा था और मौजूदा सरकार का स्टैंड क्या है। एक देश एक कानून का मुद्दा जब भी छिड़ता है तो बात पर्सनल लॉज या व्यक्तिगत कानून की होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पर्सनल लॉ किसे कहते हैं। पर्सनल लॉ या व्यक्तिगत कानून ऐसे कानून होते हैं जो लोगों के धर्म, जाति, विश्वास और परंपराओं के आधार पर बने होते हैं। ये अलग अलग धर्मों की धार्मिक किताबों पर आधारित होते हैं। हिंदू धर्म में शादी, संपत्ति, विरासत, गोद लेना, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा, देखरेख, गार्जियनशिप और चैरिटी जैसे मामले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं, जबकि इस्लाम में पर्सनल लॉ के अंतर्गत विरासत, वसीयत, उत्तराधिकार, शादी, वक्फ, तलाक, मेहर और गार्जियनशिप जैसे मामले आते हैं। हिंदुओं के लिए भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में जबरदस्त विरोध के बाद इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। शादी, तलाक, एडॉप्शन और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, तो हर एक हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर सक्सेशन एक्ट है। तो ऐसे जो पर्सनल लॉज जो हिंदुओं को गवर्न करते हैं वो 1956 में हिंदू कोड बिल में लाया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ ज्यादातर शरीयत एक्ट के तहत चलता है और कोडिफाइड पूरा तो है नहीं। तो पर्सनल लॉज ऐसे है कि हर कम्युनिटी, हर समुदाय के अपने अपने पर्सनल मामलों में, शादी, इनहेरिटेंस, डिवोर्स वगैरह में वो चलते हैं। अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के मुताबिक इनके जो प्रैक्टिस चली आ रही है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, वही फॉलो करते हैं। तो मुसलमान तो शरीयत के बेसिस पर जो है वो फॉलो करते हैं, मैरिज हो, डाइवोर्स हो, सक्सेशन हो, इन चीजों में। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष लिया गया है, लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी इसे लागू करना या न करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा अंग्रेजों के जमाने से हो रही है। 1835 में अंग्रेजी शासन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय कानून में जुर्म, सबूत और अनुबंध के मामलों में समानता की जरूरत को देखते हुए कोडिफिकेशन या वर्गीकरण की आवश्यकता है, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को फिलहाल इस वर्गीकरण से अलग रखा जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को एक बहस हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसमें 2 धड़े थे। एक पक्ष समान नागरिक संहिता की वकालत कर रहा था, तो दूसरा पक्ष यानी मुस्लिम प्रतिनिधि पर्सनल लॉ की वकालत करते थे।
उस दौरान समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों में संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम शामिल थे। मोहम्मद इस्माइल ने विरोध करते हुए कहा, नागरिकों के लिए समान कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय यदि लोग अपने पर्सनल कानून का पालन करते हैं तो कोई नाराजगी या असंतोष नहीं होगा। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, विवाह और उत्तराधिकार के कानून धार्मिक निषेधाज्ञा का हिस्सा हैं। महबूब अली बेग ने कहा, 1350 वर्षों से मुस्लिमों द्वारा निजी कानून का पालन किया जा रहा है और सभी प्राधिकारियों द्वारा इसे मान्यता भी दी गई है। मुस्लिम सदस्यों के इन तर्कों को के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर और बी.आर. अम्बेडकर ने खारिज कर दिया। के.एम. मुंशी ने जवाब देते हुए कहा था, कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। कुछ मुस्लिम देशों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को मान्यता नहीं दी गई है। ए.के. अय्यर ने कहा, देश के नेता चाहते थे कि पूरे भारत को आपस में जोड़ा जाए और इसे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया जाए। क्या हम देश को हमेशा प्रतिस्पर्धी समुदायों के रूप में बांटे रखना चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं मुस्लिम सदस्यों की बातों को सुनकर बहुत चकित हूँ। देश में सीआरपीसी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट और दूसरे जरूरी कानून पहले से लागू हैं। इसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप से पूरे देश में नागरिक संहिता लागू है। विवाह और उत्तराधिकार के विषय इससे बाहर है। इसीलिए हम सब इस अनुच्छेद को संविधान में रखना चाहते हैं। इस पर संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने माना कि कुछ समय बाद भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है। नजीरुद्दीन अहमद ने कहा, देश को समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे और लोगों की सहमति से होना चाहिए। इस बहस का नतीजा ये हुआ कि समान नागरिक संहिता को संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अनुच्छेद 44 में जोड़ दिया गया। मतलब ये हुआ कि समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान में तो है, लेकिन क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, तो ये भारतीय अदालतों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता। तो विवाद हुआ था संविधान सभा में, वो मूल रूप से मुसलमानों ने उठाया था, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि हमारे जो है अधिकार है शरिया कानून के अंतर्गत वो प्रभावित होंगे। तो ये स्पष्ट किया गया उन्होंने कि साहब वहां पर कि ये समान नागरिक संहिता है, ये नागरिक यानी सिविल कोड है, ये रिलीजन कोड नहीं है जी। एक बड़ा भारी भ्रम है जो भय पैदा करता है, क्योंकि जहां आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो एक हंगामा सा खड़ा होता है। ये सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म रिलीजन कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के घोषणा पत्र का लंबे समय से हिस्सा है। उत्तराखंड, हिमाचल और अब गुजरात चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन वास्तव में सरकार का इस पर क्या कहना है? जरूरत क्या है? केंद्रीय कानून मंत्री ने इस साल संसद में कहा था कि सरकार का फिलहाल समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने 22वें लॉ कमीशन से ये गुजारिश की थी कि वो इससे जुड़े तमाम मामलों को देखे। लॉ कमीशन जो 2021 में गठित किया गया था, फिलहाल अभी तक उसका कोई चेयरपर्सन नहीं बनाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही है। 2016 में मोदी सरकार ने लॉ कमीशन से कहा था कि वो ये तरीका ढूंढें कि हजारों व्यक्तिगत कानूनों के बीच में से एक यूनिफॉर्म कोड कैसे बनाया जा सकता है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक फैमिली लॉ में रिफॉर्म पर 185 पेज का कंसल्टेशन पेपर जमा किया था, जिसमें कहा गया था कि इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड न जरूरी है न ही वांछित, लेकिन किसी धर्म के व्यक्तिगत कानूनों में अगर पक्षपाती परंपराएं हैं तो उनमें बदलाव किया जा सकता है।